नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। और ई लेक्चर की जो अपनी श्रृंखला है वो अनवरत रूप से जारी है और इसी कड़ी में मैं एक नए लेक्चर के साथ पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो व्याख्यान है उसका शीर्षक मैंने श्यामपट्ट पे पहले से लिख के रखा है। श्यामपट्ट जो कार्य है वो मैंने पहले से ही करके रखा है ताकि बहुत अधिक समय आपका खर्च नहीं हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो श्यामपट्ट कार्य मेरे द्वारा हो रहा है उसको आप ज़रूर अपने नोटबुक में ज़रूर आपकी जो शॉर्ट नोट्स के लिए जो कॉपी है या जो रजिस्टर आपने मेंटेन किया उसमें आप जरूर लिख रहे होंगे, क्योंकि इसमें न केवल मैंने व्याख्यान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, व्याख्यान की अवधारणा के साथ साथ मैंने प्रयास किया है कि इस टॉपिक से बनने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल हैं वो भी इसके साथ साथ ही कवर हो जाएं। बहुत अधिक गहराई में हम नहीं ले रहे हैं। मोटे तौर पर जो प्रतियोगी परीक्षा में सवाल बनने वाले होते हैं, अपनी जो योजनाएं चल रही हैं राज्य सरकार की जो प्रतियोगी दक्षता कार्यक्रम है उसको भी मैंने ध्यान में रखा है और उसी के अनुकूल और मैंने ये प्रकरण है वो पूरा तैयार किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिखा है जनहितवाद, जनहित याचिका, या जिसको हम लोकहितवाद भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है PIL। उसकी शॉर्ट फॉर्म है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। एक अन्य जो इसका टॉपिक का नाम है वो भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है। यद्यपि ये कोई टॉपिक का नाम नहीं है, बल्कि इस अवधारणा को यानी जनहितवाद को, लोकहितवाद को, PIL को हम सामाजिक कार्यवाही याचिका यानी सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से भी जानते हैं। इसका पर्याय है, इसके स्थान पर हम काम में इसको ले सकते हैं। तो टॉपिक जो है वह है जनहितवाद या लोकहितवाद या जनहित याचिकावाद या PIL। ये तो प्रकरण जो है वो पुनः है न्यायपालिका से जुड़ी हुई जो हमारी संरचनाएं हैं, जो इकाइयां हैं, न्यायपालिका से जुड़ी हुई जो पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक ही है। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे द्वारा जो न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल जो रिव्यू है उसका जो वीडियो है वो भी आपने देखा होगा, या उसके पश्चात मैंने न्यायिक एक्टिविज्म, जो न्यायिक सक्रियता है उसका व्याख्यान भी डाला है, वो भी आपने देखा होगा। देखिए, जनहितवाद या जो लोकहितवाद है PIL है, ये न्यायिक सक्रियता के साथ जुड़ी है अवधारणा है। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में सवाल बनता है कि जनहित याचिका या जनहितवाद या लोकहितवाद का संबंध है, फिर ऑप्शन डालता है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिसक्रियता, न्यायिक निष्क्रियता, इस टाइप से वो टॉपिक डालता है। तो जो जनहितवाद है, लोकहितवाद है, PIL है, उसका जो निकट संबंध है, विभिन्न जो अवधारणाएं हम लोगों ने पढ़ी हैं उसका निकट संबंध न्यायिक सक्रियता के साथ है। मैंने पहले वाले टॉपिक में भी आपको बताया था कि न्यायिक सक्रियता का परिणाम यह है कि जनहितवाद या PIL जो हैं या जनहित याचिकाएं हैं वो हमारे सामने आई हैं। तो न्यायिक सक्रियता का ये परिणाम है। न्यायिक सक्रियता को प्रारंभ करना या न्यायिक सक्रियता को बनाए रखना, न्यायपालिका जब ये कार्य करती है तो वो जनहितवाद के माध्यम से ये कार्य करती है। लेकिन ये भी आवश्यक नहीं है कि जनहितवाद के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता बनी रह सकती है, और भी माध्यम हो सकते हैं, लेकिन एक पॉपुलर और एक प्रसिद्ध जो माध्यम है वो यही है। तो जनहितवाद हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसका जो शब्दावली है, जनहितवाद या लोकहितवाद या सामाजिक न्याय याचिका या जिसको हम PIL बोलते हैं, ये जो शब्दावली है, शब्दावली के विकास पे जाएंगे। मैंने मेंशन किया है 1876 में। देखिए, एक तो पहला सवाल तो ये बन जाता है कि जनहितवाद का विकास किस देश में हुआ या किस देश की राजनीतिक प्रणाली के फलस्वरूप भारत में जनहितवाद की अवधारणा सामने आई या लोकहितवाद की अवधारणा सामने आई। तो इसका सीधा आंसर होगा USA, अमेरिका में इसका विकास हुआ है। इसमें एक देखने वाली बात यह भी है कि 1876 का एक मामला है। 1876 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक मामला आता है। मामला जो है, केस है, जो वाद है, वो है गिडन बनाम राइट केस। यहां से इस अवधारणा का विकास होता है लोकहितवाद का। तो गिडन जो एक अमेरिकन नागरिक हैं, वो फ्लोरिडा के एक ट्रायल कोर्ट में, एक अधीनस्थ न्यायालय में अपना मुकदमा लड़ रहे थे और गिडन को वहां पे न्याय नहीं मिला। गिडन ने एक पत्र के माध्यम से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि फ्लोरिडा में जो ट्रायल कोर्ट है या जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, वहां पे किसी मामले को, मेरे मामले को लेकर जब सुनवाई हो रही थी तो मुझे कोई अधिवक्ता वहां पे नहीं मिला। तो सर्वोच्च न्यायालय ने, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया और त्वरित न्याय की अवधारणा को सार्थक किया कि किसी भी नागरिक को है वो कानूनी निःशुल्क न्याय, त्वरित न्याय मिलनी चाहिए। और इसी आधार पर अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ आदेश जारी किए। तो हम ये मान सकते हैं कि शब्दावली का विकास हुआ वो अमेरिका में हुआ है। 1876 का ये मामला है, तो हम मान सकते हैं 19वीं शताब्दी के मतलब प्रारंभ से पहले ही, 19वीं शताब्दी का हम ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसको हम बोल सकते हैं। 1876 का जब मामला है तो ये हुआ था। और गिडन बनाम राइट केस, तो बहुत बार ये भी बनता है कि गिडन बनाम राइट केस का संबंध है न्यायिक सक्रियता के साथ, लेकिन न्यायिक सक्रियता जब ऑप्शन में नहीं हो
तो इसका सही आंसर तो है लोकहितवाद या जनहितवाद के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि लोकहितवाद या जनहितवाद है वो न्यायिक सक्रियता के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर न्यायिक सक्रियता भी हो सकता है। लेकिन न्यायिक सक्रियता और लोकहितवाद दोनों जब ऑप्शन में है तो हम ये मान के चलेंगे कि गिडेन बनाम राइट केस का संबंध है वो PIL से है, जनहित याचिका के विकास से है। अगर मैं बात कर लूँ इसकी सर्वमान्य परिभाषा बनाने का कि जनहित याचिका किसे कहते हैं या जनहित याचिका दायर करने की प्रोसेस क्या है, तो जनहित याचिका की कॉमन परिभाषा हम बना सकते हैं और उसकी जो कॉमन परिभाषा रहेगी वो ये रहेगी कि सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए वाद दायर करने की प्रक्रिया का नाम क्या है, जनहित याचिका। सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए वाद दायर करने की प्रक्रिया जिसमें यह आवश्यक नहीं होता कि पीड़ित पक्ष स्वयं वाद दायर करे, इसके माध्यम से सामाजिक न्याय की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। सामान्यतः ऐसे मामलों में न्यायालय कार्यपालिका को आदेश जारी करता है। 3-4 इस परिभाषा में मैंने वर्डिंग काम में ली है। देखिए, एक तो मैंने सबसे पहले काम में लिया सार्वजनिक हित। सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए, इसका मतलब ये हो गया, इसमें अपने आप मेंशन है कि निजी हित के लिए कोई जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। तो सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए वाद दायर करने की प्रक्रिया कि वाद कैसे दायर किया जाता है, जिसमें यह आवश्यक नहीं होता कि पीड़ित पक्ष स्वयं वाद दायर करे। देखिए, इससे पहले की जो अवधारणाएं हैं, अगर हम अमेरिकन संदर्भ में बात कर लें या भारतीय संदर्भ में बात कर लें, तो उससे पहले जो न्याय की अवधारणा है वो वादी प्रतिवादी है। न्याय उसी को दिया जाएगा जो न्याय मांगने जाएगा। यहाँ पे जनहित याचिका में ये जो शब्दावली है ये बदल जाती है। यहाँ पे वादी प्रतिवादी न्याय की अवधारणा से अधिक हम ये कह सकते हैं कि न्याय उस व्यक्ति को भी दिया जाएगा जिसने मांगा नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ से किसी समाज के किसी वर्ग ने, समाज के किसी संगठन ने या संपूर्ण समाज ने या समाज की विभिन्न संस्थाओं ने उस व्यक्ति के लिए न्याय मांगा है तो भी उसको न्याय दिया जाएगा। तो पीड़ित पक्ष स्वयं वाद दायर करे यह आवश्यक नहीं है। इसके माध्यम से सामाजिक न्याय की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। देखिए, सामाजिक न्याय अपने आप में एक ब्रॉड कंसेप्ट है। सामाजिक न्याय का मतलब है लोकहित, जनहित। जनता है भाई, जन और लोक इसी तो मिलकर समाज बना है। तो जो इसमें जो कार्य होगा ना वो होगा सामाजिक हित का। सामान्यतः ऐसे मामलों में न्यायालय कार्यपालिका को आदेश जारी करता है, और जब जनहित याचिकाएं दायर कर दी जाती हैं न्यायालय में, तो ऐसे मामलों में होता क्या है कि जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है देश की, उसके लिए न्यायपालिका कुछ आदेश जारी करती है, कुछ निर्णय उसके लिए सुनाती है, उसको कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, बाध्य करती है। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे। देखो, जनहितवाद में और न्यायिक सक्रियता में एक मामूली सा अंतर यहाँ पे ये भी बनता है कि न्यायिक सक्रियता में ऐसा हो सकता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को भी आदेश दे दे और जो विधायिका है उसके लिए भी कुछ आदेश पारित कर दे, विधायिका को भी बाध्य कर दे कुछ कानून बनाने के लिए। तो न्यायिक सक्रियता में दोनों विषय शामिल हैं। लेकिन लोकहितवाद में, जनहितवाद में, PIL में सामान्यतः ऐसा होता है कि न्यायपालिका है वो आदेश किसके लिए जारी करती है, कार्यपालिका के लिए। तो ये हमें समझना है। तो इस परिभाषा से हमें ये समझ में आया है कि सार्वजनिक हित की पूर्ति के लिए जब वादी या प्रतिवादी न्याय की अवधारणा नहीं रही हो, अर्थात कोई ऐसा समाज का कमजोर व्यक्ति हो, कमजोर वर्ग हो, कमजोर समुदाय हो जो न्याय से वंचित हो रहा हो या न्याय प्राप्ति के सुलभ रास्ते नहीं जानता हो या न्याय प्राप्ति के जो तरीके हैं उससे परिचित नहीं हो, तो उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के हित के लिए, उस व्यक्ति के वर्गों के हितों के लिए कोई स्वयंसेवी संगठन या कोई और वकील या अधिवक्ता या कोई और संगठन उसके लिए न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय ये नहीं देखता है कि वास्तव में पीड़ित पक्ष ही मामले में आया है या पीड़ित पक्ष की ओर से कोई और व्यक्ति आया है। हाँ, न्यायालय मानता है कि पीड़ित व्यक्ति कोई आवश्यक नहीं कि न्यायालय तक पहुंच पाए, पीड़ित पक्ष की ओर से भी कोई व्यक्ति आया है तो उसको भी सुना जाएगा, अगर मामला जनहित से जुड़ा हुआ हो, मामला केवल उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं हो जो मामला कोर्ट में लेके आ रहा हो, बल्कि बहुत बड़ा सामाजिक हित या लोकहित उसमें छुपा हुआ हो। तो इसको बोलते हैं जनहित याचिका या जनहितवाद। जनहितवाद वास्तव में जनहित याचिकाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय की प्राप्ति का एक मार्ग है। अगर बात कर लें भारत में इसका विकास, तो मैंने पहले न्यायिक सक्रियता में आपको बताया था, भारत में जो इसका विकास हुआ है वो 1970 के दशक के बाद हुआ है मोटे तौर पर। और हमें देखना है उन दो न्यायमूर्ति या न्यायाधीश हैं, उनके नाम PN भगवती एवं VR कृष्ण अय्यर। ये मोटे तौर पर भारत में जो जनहितवाद है या लोकहितवाद है या जनहित याचिकाओं को सुनने वाले, उनको स्वीकार करने वाले या उनका मार्ग प्रशस्त करने वाले न्यायाधीश रहे हैं। तो 1970 के दशक के उत्तरार्ध में न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर जो हैं उन्होंने इसको काफ़ी बढ़ावा दिया है। तो ये हमें देख लेना है। अब मैं दो मामलों की बात करूंगा जो प्रारंभिक मामले हैं जनहितवाद के, जनहित याचिकाओं के, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाए गए हैं। तो उन दो मामलों में जो पहला मामला है वो है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, और ये मामला है 1979 का। ये पहला मामला है भारत में जनहित याचिका का।
तो इसमें हमें देखना है कि पहला मामला है, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कुछ प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है कि भारत में जो जनहितवाद है उसकी अभिव्यक्ति किस मामले में या किस मुकदमे में हुई है, तो उसका आंसर रहेगा हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में। यहाँ पे सुस्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि लोकहितवाद या जनहित याचिका है को सुना गया था। देखिए इसमें जो कहानी है वो है, इसमें एक नाम और इम्पोर्टेंट है, कपिला हिंगोरानी। इसको भी ध्यान रखना, ये अधिवक्ता है कपिला हिंगोरानी जिन्होंने इस मामले में पैरवी करी है। तो ये मामला वास्तव में था क्या, इसको आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हुसैन आरा खातून जो थी वो एक बंदी थी, बिहार की जेल में बंद थी। और न केवल हुसैन आरा खातून बल्कि बिहार की जेल में उस समय मैं बात कर रहा हूँ 1979 की, बहुत सारे ऐसी महिला और पुरुष जो ऐसे बंदी थे जो जेलों में बंद थे किसी न किसी अपराध के जुर्म में, उस पर कुछ न कुछ अभियोजन चल रहा था, कुछ न कुछ आरोप डाल के उनको जेल में डाला गया था। तो जो हुसैन आरा खातून है, हुसैन आरा खातून के हस्ताक्षर लेकर एक याचिका पर उसके हस्ताक्षर लिए गए। बाकायदा जो 1979 में जो वाद दायर किया गया था उसमें हुसैन आरा खातून के हस्ताक्षर थे। उसमें और भी महिला कैदी थी, बहुत सारी महिला कैदी थी, लेकिन उस पर हस्ताक्षर हुसैन आरा खातून के थे। और ये एक पत्र के माध्यम से न्यायमूर्ति PN भगवती की बेंच तक पहुंचता है और PN भगवती की जो बेंच है वो इसको सुनती है। PN भगवती की जो बेंच है, PN भगवती की बेंच के सामने दलील दी जाती है कि बिहार सहित भारत के सभी राज्यों में ऐसी बहुत सारे जेल हैं जिसमें महिला और पुरुष बंदी जेलों में बंद हैं। अगर जिन जिन मामलों में, जिन जिन आरोपों में उन महिला और पुरुष कैदियों को जेलों में बंद किया गया है, उन पर अगर ये आरोप साबित भी हो जाएं और उन आरोपों में जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उन आरोपों में अगर वो दोषी भी साबित हो जाएं तो उनको इतने साल की सजा नहीं मिलेगी जितनी सालों से वो जेलों में बंद है। ये बड़ा मामला था। अर्थात बिहार सहित पूरे भारत की जेलों में ऐसे बहुत सारे कैदी बंद थे जिनके मामले कोर्ट में चल रहे थे, लेकिन उन मामलों में, जिन मामलों में उनको जेल में डाला गया था, जिन मामलों में उनकी गिरफ्तारियां हुई थी, उन मामलों को लेकर उनकी गिरफ्तारियां और उन पे जो अपराध थे वो साबित भी हो जाते तो कैदियों को अधिकतम 2 साल की सजा होती, 3 साल की सजा होती, कुछ कैदियों को 5 साल की सजा होती, लेकिन वो कैदी पिछले 7-8 साल से जेल में बंद थे। तो वास्तव में ये एक तरह से उन व्यक्तियों के न्यायिक अधिकारों का हनन था। न्यायालय ने क्या करा, बिहार सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। तो बिहार सरकार ने कहा कि साहब ये जो कैदी हमारे पास जेलों में बंद हैं, इन लोगों ने के लिए न तो कोई इनकी जमानत लेने के लिए आया है, न तो इन लोगों की कोई जमानत लेने के लिए आया है, और न ही इन्होंने कोई वकील हायर किया जमानत लेने के लिए, क्योंकि उनमें न्यायिक, हम मान सकते हैं कि जो न्यायिक साक्षरता है या जो न्यायिक विधिक साक्षरता है उनका अभाव था। और इतने समाज के अभावग्रस्त तबके से ये लोग थे कि वो जानते भी नहीं थे, तो उनको उचित न्याय नहीं मिल पाई। ऐसे आदेश पर, न्यायालय के ऐसे आदेश पर लगभग उस तत्कालीन समय में 40,000 ऐसे कैदियों को रिहा कर दिया गया था जो जेलों में 8-8, 10-10 साल से, कुछ तो 15-15 साल से बंद थे। और उन पे आरोप ऐसे लगाए गए थे कि वो आरोप सिद्ध भी हो जाएं, आरोप अगर सिद्ध भी हो जाएं तो वो उनकी सजा कितनी होती, 2 साल की, 3 साल की, जबकि पहले से वो जेल में कितने साल से रह रहे हैं, 10 साल से। तो बिहार सरकार को आदेश दिया गया और ऐसे कैदियों को रिहा किया गया। मोटे तौर पर यहाँ पे बात थी वो ये थी कि जो न्यायिक त्वरित न्याय है और जो कह सकते हैं कि निःशुल्क विधिक सलाह जो है वो नागरिकों को, कैदियों को मिलने लग गई। न्यायालय ने ये माना कि कैदियों के भी कुछ अधिकार हैं, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। कैदी तो हैं वो अपने आप में, लेकिन वो व्यक्ति तो हैं, तो उनको उतनी सजा नहीं मिल सकती जितने जो आरोप लगाए गए थे उससे अधिक तो नहीं मिल सकती। और इनके मामले में तो हुआ भी ऐसा था कि न तो आरोप सिद्ध हुए थे और आरोप सिद्ध होते भी तो उतनी सजा इनको नहीं हो पाती थी। तो जब न्यायालय के सामने जवाब लेके बिहार सरकार गई थी तो बिहार सरकार ने कहा कि भाई इनके खिलाफ न तो हमने कोई ट्रायल किया है, नहीं कोई अभियोजन की स्वीकृति मिली है, नहीं कोई चार्जशीट दायर की गई है, ऐसे ये जेलों में बंद है, इन लोगों ने अपनी जमानत की अर्जी नहीं दी, इसलिए जेलों में बंद बैठे हैं। अब उनके दोस्त केवल कितने होते, किसी के 6 महीने के, किसी के 2 साल के, लेकिन बंद पड़े सब 10 साल से। तो इस मुकदमे के बाद भारत की जेलों से लगभग 40,000 जो बंदी हैं उनको रिहा किया गया था। इस मामले में हमें ध्यान रखना है, कपिला हिंगोरानी पूरे मामले में, यानी हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में जो कैदी थे, जेल में बंद जो महिलाएं थी, जो बंदी थे, उनकी तरफ से जो पैरवी जिस एडवोकेट ने करी थी उसका नाम कपिला हिंगोरानी है। तो न्यायिक लोकहितवाद के साथ जिस तरह से PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही कपिला हिंगोरानी का नाम भी आपको याद रखना है। दूसरा मामला है SP गुप्ता बनाम भारत सिंह। ये 1982 का मामला है। इस मामले में होता क्या है, इस मामले में
भारत के विधि मंत्री के द्वारा एक ऐसा परिपत्र जारी किया जाता है जिसके माध्यम से वो न्यायाधीशों के स्थानांतरण का फैसला करते हैं। एक परिपत्र में वो कोई न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर देते हैं, या आप ये मान सकते हैं कि इस तरह का आदेश था जिसमें न्यायाधीशों के स्थानांतरण की कार्यवाही थी। तो इस मामले में विधि मंत्री के द्वारा जो जारी किया गया था उसको चुनौती दी गई। विधि मंत्री के द्वारा न्यायाधीशों के तबादले को लेकर, ट्रांसफर को लेकर जो परिपत्र जारी किया गया था उसको चुनौती दी गई, और न्यायालय ने यह माना कि मामला केवल विधि मंत्री के द्वारा न्यायाधीशों का ट्रांसफर का ही नहीं है, बल्कि ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि इस तरह के मामलों में जब न्यायाधीशों को इस तरह से स्थानांतरित किया जा रहा है तो ये मामला न केवल न्यायाधीशों और सरकार का मामला है, न केवल न्यायाधीश और विधि मंत्री का मामला है, बल्कि इसके साथ बहुत बड़ा जनहित भी जुड़ा हुआ है कि न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको इस तरह से नहीं मतलब स्थानांतरित किया जा सकता। तो इस मामले में क्या हुआ है, यहाँ पे हमें ध्यान देना कि एक सवाल यहाँ पे ये बनता है, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में यहाँ पे औपचारिक रूप से जनहितवाद को मान्यता मिली। जनहित जो शब्दावली है, जनहित याचिका है, उस पर चर्चा हुई न्यायालय के द्वारा और जनहितवाद के रूप में इस वाद को स्वीकार किया गया। तो ये हमें देखना होता है। अब अगर मैं बात कर लूँ PIL के लिए जो उपयुक्त दिशाएं हैं कि भाई PIL कैसे दाखिल हो सकती हैं, एक तो आप इसकी फुल फॉर्म देख लें, मैं बता चुका हूँ वैसे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो देखिए, जनहित याचिका दायर की जाती है तो उसके लिए एक तो आवश्यक है कि मामला सार्वजनिक हित का हो। निजी हित के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। दूसरा, न्यायालय स्वतः प्रसंज्ञान ले सकता है। कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि न्यायालय स्वतः समाचार पत्रों के माध्यम से, जो मीडिया है उसके माध्यम से भी क्या कर सकता है, कार्यपालिका को आदेश दे सकता है। ऐसे मामलों में आवश्यक नहीं है कि याचिका दायर ही की गई हो, न्यायालय स्वतः संज्ञान भी ले सकता है और सरकार को निर्देश भी दे सकता है। तो उसको भी एक जनहित याचिका के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तीसरा है, ये जो जनहित याचिकाएं हैं PIL हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती हैं। अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, निम्न जो न्यायालय हैं, उनमें ये दायर नहीं की जा सकती। चौथा, मामला राजनीति, दलगत राजनीति से प्रेरित न हो। कई बार ऐसा होता है कि मामले होते हैं वो सार्वजनिक हित के होते हैं, लेकिन न्यायपालिका उसको सुनवाई से पहले ये देखता है कि कहीं ना कहीं मामला हो वास्तव में विशुद्ध रूप से सामाजिक हित, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है या इसमें कहीं दलगत राजनीति की बू भी आ रही है। अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं ये राजनीति से प्रेरित मामला है तो न्यायालय इसको सुनने से इनकार भी कर सकता है। और पांचवा, NGO के माध्यम से भी याचिका लगाई जा सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को अधिवक्ता नहीं मिल रहा हो या अधिवक्ता हायर नहीं कर पा रहा हो, तो किसी NGO, या जो NGO का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारे जो NGO बने हुए हैं उनके माध्यम से भी ये याचिकाएं लगाई जा सकती हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के इस लेसन में आप जनहित याचिका को समझ गए होंगे और इसका जो विकास है, प्रारंभिक विकास है, उसको भी आप ठीक से समझ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।